Everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जॉन ईबो से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ बातों बातों में जॉन ईबो को हनी कह देता है। इस पर ईबो उसे बार बार हनी कहने के लिए बोल रहा था, जिस पे जॉन ईबो को टीज करते हुए कहता है हनी, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त ईबो बाहर गया हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस पर ईबो कहता है अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो वाइफी, क्योंकि मेरे वहाँ आने के बाद एवरीडे मीन्स एवरीडे होने वाला है। ये कह के जॉन फ़ोन को तो कट कर देता है। अब सीन उसके आगे शिफ्ट करते हैं, जहाँ जॉन बाथरूम से आता है बाहर और वो ऐसे ही ईबो के कमरे में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पे पड़ती है। जॉन को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उस डायरी को लेके बेड पे बैठ जाता है। जैसे ही जॉन उस डायरी को खोलता है, वो एक फ़ोटो एल्बम थी जिसमें ईबो की फ़ोटोज़ थीं, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की। पहले पेज में ईबो की 5 साल की फ़ोटो थी, जिसमें ईबो के चीक्स बहुत ही ज़्यादा चबी थे और उसके हाथ में स्नैक्स थे। ईबो उस पिक्चर में स्नैक्स खा रहा था। ये देख के जॉन कहता है माई क्यूट पिगी हस्बैंड। ये कह के वो उस फोटो के चिक्स पे किस कर लेता है, लेकिन तभी जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि काश वो भी एक लड़की होता, वो भी प्रेग्नेंट हो पाता, तो वो भी एक क्यूट से बेबी को जन्म देता। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बस उस पिक्चर को टच करता है और नेक्स्ट पेज पलट देता है। दूसरे पेज में ईबो की टीनेज ईयर की एक फ़ोटो थी, जो कि उसके हाई स्कूल की थी, जिसे देख के जॉन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि उसमें उसके हस्बैंड के पीछे बहुत सारी लड़कियां थीं। इसे देख के जॉन कहता है सच में पिग है। हम्म, ये कितना दुबला है, बिल्कुल स्माइल तो करता ही नहीं है। ये कह के जॉन पाउट करता है और फिर नेक्स्ट फोटो को पलटता है। तभी फाइनली उसे ईबो की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें ईबो स्माइल कर रहा था। जॉन उस फोटो को किस करता है और हंसने लगता है। जॉन ऐसे ही करके एक और फोटो चेंज करता है और उस पर भी किस करते हुए कहता है आई लव यू हबी। इससे पहले कि जॉन दूसरा फोटो पलटता, तभी कमरे में उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जिन्हें देख के जॉन जल्दी से उसे छुपा के स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। इस पे उसकी मदर इन लॉ भी कहती हैं गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, तो तुम रेडी हो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। जॉन भी नीचे जाता है और अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। जॉन को थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हो रहा था, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है। तभी सभी बोलते हैं कि आज वो सभी घर में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, सबको कुछ ना कुछ काम था और सब जॉन से कहते हैं कि जॉन क्या अपना ध्यान रख सकता है। इस पर जॉन भी हाँ कहता है और उन सबको सेफली जाने को कहता है। उसके बाद जॉन ऊपर अपने कमरे में आता है, जहाँ जॉन को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जॉन मन में सोचता है मैं इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहा हूँ। उसे उसके हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी। वो उसे कॉल करना चाहता था, बट फिर सोचता है ईबो अभी बिजी होगा। जॉन मेंशन से बाहर जाता है कि तभी वहाँ उसके लिए एक कार रेडी थी। जॉन थोड़ा सा तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर उसमें बैठ जाता है। आज जो ड्राइवर था वो जॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर था, लेकिन जॉन इस पे माइंड नहीं करता और अपने ईयरबड्स लगा के म्यूज़िक सुनना स्टार्ट करता है और जल्द ही उसे नींद आ जाती है और वो ड्राइवर एक डेविल स्माइल करता है। जॉन की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो अभी भी कार में ही है। जॉन जब अपने फ़ोन में टाइम देखता है तो सोचता है कि 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके यूनिवर्सिटी पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे ही लगते हैं। जॉन अब पैनिक होने लगता है। वो ड्राइवर से कहता है हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। इस पे वो ड्राइवर कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी जॉन की नज़रें जाती हैं शीशे की तरफ, जहां वो लोग किसी घने
फॉरेस्ट में जा रहे थे। ये देख के जॉन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। उसे अब बहुत ही डर लग रहा था। वो बिना ड्राइवर की नज़रों में आए जल्दी से अपना फ़ोन खोलता है और जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करने लगता है। वो अपने हस्बैंड को मैसेज करता है, कुछ तो गलत है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ड्राइवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो बस चुपचाप गाड़ी चला रहा है, वो भी फॉरेस्ट के रास्ते में, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो जल्दी से मैसेज को भेज देता है और अपने फादर को कॉल करता है और जैसे कहता है, डैडा मैं। इससे पहले कि जॉन कुछ और कहता, वो कार एक घर के सामने रुक जाती है जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच थी। जॉन का दिल डर के मारे बहुत ही तेजी से कांप रहा था। तभी वो देखता है कि घर के बाहर से 3 आदमी आते हैं, जिन्हें देख के जॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उन सभी के हाथ में गन थी। जॉन जल्दी से कार खोल के भागने लगता है। जॉन पीछे देख के भाग रहा था, इसलिए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो उसी पे गिरता है जहां जॉन का सर उस पत्थर से लगता है और उसके सर से खून गिरने लगता है। जॉन फिर भी जल्दी से उठ के भागने की कोशिश करता है और वो एक केव में जाके छुप जाता है। जॉन को अपने पास्ट याद आने लगता है। वो जल्दी से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं थी और अब धीरे धीरे जॉन बेहोश होने लगता है। बेहोश होने से पहले वो सिर्फ ममा कहता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इधर मिस्टर साओ भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पे जॉन का कॉल आता है, जहाँ जॉन डरे आवाज़ में कह रहा था, डैडा मैं। ये सुनते ही मिस्टर साओ की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो उसके बेटे की दौड़ने की आवाज़ सुन रहे थे। तभी वो जल्दी से पूछते हैं, जॉन क्या हुआ, कि क्या हुआ, तुम मुझे सुन रहे हो? लेकिन कॉल तभी कट जाती है। मिस्टर साओ अपना हाथ अपने सर पे रखते हैं और साइलेंटली रोने लगते हैं और कहते हैं, वो फिर से मुसीबत में है, जैसा कि मैंने कहा था। इस पे उनका पीए कहता है, आप शांत हो जाइए, हमें उसे ढूंढना होगा। वो पुलिस को कॉल करता है और मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। इसके अलावा भी मिस्टर साओ अपने कुछ आदमी को भेजते हैं जॉन को सर्च करने के लिए कि तभी उनके फ़ोन पे फिर से एक फ़ोन आता है। मिस्टर साओ उस फ़ोन को उठाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उधर से वो इंसान कहता है, वाओ, मैंने तो एक शब्द नहीं कहा और तुम मुझे मेरी सांसों से ही पहचान गए। क्या बात है स्टेप ब्रदर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? ये वेन रूहान कहता है। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ मेरे बेटे को किडनैप क्यों किया है? इस पे वेन रूहान कहता है, हाँ, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जिस पे मिस्टर साओ उन्हें चिल्लाते हुए गाली देते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए उसे छोड़ने का? इस पर वेन रूहान एक स्मृति करते हुए कहता है, चिल्लाना बंद करो और मेरी मदर को कर्ज करना भी बंद करो। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो तुम यहाँ आने के बाद जान जाओगे। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, उसे नुकसान मत पहुँचाना, मैं आ रहा हूँ। इस पर वेन रूहान कहता है, वेरी गुड, मेरे लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, वो तुम्हें यहाँ लेके आ जाएंगे। और हाँ, अपने उस कुत्ते को बोलो, I mean, तुम्हारे पीए को, कि वो मेरे रास्ते में टांग ना रहा है। और तभी वेन के आदमी मिस्टर साओ के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां इससे पहले कि उसका पीए कुछ कहता, तभी मिस्टर साओ कहते हैं, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, अपना ध्यान रखना। उनके पीए की आंखों से आंसू आने लगती हैं क्योंकि उसके सामने ही उसके मास्टर को वेन के लोग वहां से ले जा रहे थे और वो बस खड़ा हेल्पलेसली उन्हें देख रहा था। इधर जॉन की आंखें तब खुलती हैं जब कोई उसके ऊपर पानी फेंकता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वही लोग खड़े हैं
जो उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक इंसान पे जाती है जिसे उसके फादर इन लॉ ने उससे इंट्रोड्यूस कराया था, और उसे देखते ही जॉन के फेस पे डर साफ साफ देखा जा सकता था। वो उस इंसान को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिवाय उस पार्टी वाले दिन के कुछ भी याद नहीं आता है। तभी जॉन रोते हुए पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पे वेन रूहान जॉन के पास बैठते हुए कहता है, रो मत, रो मत। दरअसल तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था। जानते हो वो कौन है? तुम्हारी ग्रैंड मदर। ये कह के वेन जोर जोर से हंसने लगता है। जॉन लड़खड़ाती आवाज में पूछता है, मेरी ग्रैंड माँ? इस पे वेन कहता है, हाँ, तुम्हारी ग्रैंड माँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे सो कॉल्ड ग्रैंडपा ने कभी भी उन्हें अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हारी ग्रैंड माँ से शादी कर लिया, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। जब मेरी मॉम मरी तब मैं सिर्फ 7 साल का था, जहाँ उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन तुम्हारी ग्रैंड माँ हमेशा मुझे डांटती रहती थी। उन्होंने कभी भी मुझे बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया, और तुम्हारे फादर, उसने भी कभी मुझे बड़े भाई की तरह नहीं देखा। उसे सब कुछ मिला जो वो चाहता था। मैं सिर्फ उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। मैं साउ फैमिली का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। ये कह के वेन एक बिट पीटर स्माइल करता है, और तभी वहाँ दरवाज़ा खुलती है जहाँ मिस्टर साउ वेन के आदमी के साथ आते हैं। वो जॉन को बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में देखते हैं। वो जल्दी से अपने व्हील चेयर का स्पीड बढ़ाते हैं और अपने बेटे के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वेन रूहान उन्हें बीच में ही किक करता है और वो सीधे जमीन पे गिरते हैं। जॉन जोर से चीखता है, डैडा। इस पे वेन अपना गन निकालते हुए कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे भी तुम दोनों को मारने में कोई जल्दी नहीं है। इस पर मिस्टर साओ वेन रूहान के पैर पकड़ते हुए कहते हैं, मैं यहाँ आ गया हूँ, जैसा तुमने कहा, मेरे बेटे को जाने दो प्लीज। इस पे वेन रूहान कहता है, मुझे सोचने दो, तुम दोनों अब फंस चुके हो। तभी वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इस छोटे बच्चे को ले जाओ और इसे डार्क रूम में बंद कर दो, क्योंकि वो जानता था कि जॉन को अंधेरे से डर लगता है। जॉन रोते रहता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं करता है। मिस्टर साओ भी अपने मन में सोचते हैं, प्लीज़ भगवान उसे बचा लीजिए, एटलीस्ट जब तक वो लोग आ नहीं जाते हैं। सॉरी मेरे बच्चे, तुम्हारे फादर इतने रिच होने के बाद भी इतने यूजलेस हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, न जाने तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तभी वेन रूहान कहता है, मुझे तुम्हारे दर्द को कम करने दो। अगर तुम 1 महीने और जीने वाले हो, तुम्हें और ज़्यादा दर्द होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी ही मार दूं और तुम्हारा दर्द कम कर दूं। ये कह के वो गन पॉइंट करता है। मिस्टर साओ उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, जिसे देख के वेन रूहान को डिस्गस्टिंग फील होता है और वो उन्हें सूट कर देता है। मिस्टर साओ वहीं ग्राउंड पे गिर जाते हैं। वो बस कहते हैं, बच्चे, मैं हमेशा, इससे पहले कि वो कुछ और कहते, तभी उनकी आंखों के सामने उनकी वाइफ वाइट ड्रेस में दिखती है, जो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, और मिस्टर साओ भी अपना हाथ उनके हाथ में देते हैं, और बस सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। जब वेन देखता है कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तब वो अपने गार्ड से पूछते हैं, क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? इस पे सभी गार्ड्स कहते हैं, यस सर। वो लोग उस घर से बाहर जाते हैं और वेन रूहान एक सिगरेट निकालता है, जिसे जला के वो स्मोक करने लगता है, और उसी सिगरेट को वो वहीं जमीन पे फेंकता है,
जहाँ जैसे ही वो सिगरेट जमीन पे गिरती है वहाँ तेजी से आग फैलने लगती है। तभी वैन रूहान पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, फाइनली मॉम, मैंने साफ फैमिली का नाम इस दुनिया से मिटा ही दिया। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर अंधेरे कमरे में जॉन बस फ्लोर पे लेटा हुआ था। जब उसे गन की आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जोर जोर से रोने लगता है। वो दौड़ के वहाँ जाता है जहाँ उसके फादर थे, लेकिन तब तक वो इंसान जिससे जॉन सबसे ज़्यादा प्यार करता था इस दुनिया में, वो वहाँ से उस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, जिसे देख के जॉन धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। उसने जीने की उम्मीद खो दी थी। इधर ईबो जो कि एक मीटिंग में था और तभी सामने वाला इंसान उसे कांग्रेट्स करते हुए कहता है, मिस्टर साओ, मैं आपकी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस हूँ। ये डील आपकी हुई। ईबो बहुत हैप्पी था क्योंकि चाइना में फ्रांस की सबसे बेस्ट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाला साओ कॉर्पोरेशन पहला कॉर्पोरेशन बनने वाला था और ये सब ईबो की वजह से ही था। दरअसल आज ईबो हड़बड़ी में अपना फ़ोन लाना भी भूल गया था। वो मीटिंग ख़त्म करता है और अपने कमरे पे आता है जहाँ ईबो को न जाने क्यों आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और जाके सावर लेता है। जैसे ही ईबो सावर लेके आता है कि उसे उसके फ़ोन दिखता है जहाँ ईबो अपनी वाइफ के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता था, लेकिन फ़ोन खोलते ही ईबो जॉन का मैसेज देखता है, जिसे देखने के बाद ईबो रेस्टलेस हो जाता है। वो बहुत बार जॉन को कॉल करता है लेकिन जॉन फ़ोन नहीं उठाता है। तभी वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है जहाँ ईबो पूछता है, गा गा जॉन कहाँ है? लेकिन हाईकुआन कुछ भी नहीं कहते हैं और अब ईबो को डर लगने लगा था। वो गुस्से में पूछता है, क्या हुआ? इस पर हाईकुआन कहते हैं, मिस्टर साओ को किसी ने मार दिया है। ईबो बहुत अच्छे से जानता था कि ये कौन कर सकता है। वो जॉन के बारे में जानना चाहता था। वो पूछता है कैसे, जिस पे हाईकुआन सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन करते हैं, जॉन की किडनैपिंग से लेके जॉन को कैसे रेस्क्यू किया गया। उनके पीए ने बताया कि सब कुछ मिस्टर साओ ने किया था और कैसे वैन रूहान ने उन्हें मारा, सारी बात बताता है। इस पर ईबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से में मुट्ठियाँ बंद कर लेता है। तभी वो पूछता है, जॉन कहाँ है? इस पे हाईकुआन कहता है, डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है लेकिन वो अभी तक उठा नहीं है। इस पर ईबो कहता है, मैं जल्दी से आता हूँ। ये कह के वो जल्दी से चाइना की फ़्लाइट बुक करता है। इधर अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ मिस्टर साओ जैसे ही हॉस्पिटल से जाते हैं वेन के साथ, वेन के पीपल के साथ, वो जल्दी से सीक्रेटली अपने पीए को कॉल करते हैं और वो पूरे रास्ते अपने पीए के कांटेक्ट में थे। जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। उनका पीए लोकेशन ट्रैक करता है और उसने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी और वो लोग वहाँ से रेस्क्यू टीम लेके वो निकल चुके थे। वो जैसे ही उस जगह पहुँचते हैं कि उन देखते हैं कि सामने घर जल रहा है। वो जल्दी से वहाँ जाते हैं क्योंकि वैन रूहान के इंसान वहाँ से जा चुके थे और वो घर अभी पूरी तरह से नहीं जला था। वो जॉन को और मिस्टर साओ की डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लेते हैं। जॉन बेहोश था। उन दोनों को अब दो रास्ते जाना था, जहाँ मिस्टर साओ अब हेवन की तरफ जाएंगे और जॉन अपनी दुनिया में। वो जल्दी से जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और वांग फैमिली के मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ईबो भी एक दिन बाद वहाँ पहुँचता है जहाँ वो टेंशन में सो ही नहीं पाया था। वो अपने भाई से फ़ोन करके पूछता था क्या जॉन को होश आया, लेकिन जवाब हर बार वही था,
नहीं। जब ईबो चाइना पहुंचता है तो वो जान से मिलने हॉस्पिटल में नहीं जाता है, बल्कि अपने अंडरवर्ल्ड वाले ऑफिस में जाता है, जहां उसके सामने 4 उसके फेथफुल गार्ड्स वहीं पे घुटनों के बल बैठे हुए थे, जिसमें सिजुई भी था। तभी ईबो हाथ में गन लेते हुए पूछता है, तो तुम में से पहले कौन मरना चाहेगा? सिजुई, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है? इस पर सिजुई नीचे देखते हुए कहता है, मास्टर, हम उन पे नज़र रखे हुए थे, लेकिन लेकिन जब उन्होंने उसे किडनैप किया तो हम उन्हें गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे, जिसमें यंग मास्टर थे। लेकिन तभी सेम नेम की एक दूसरी गाड़ी बीच में आ गई और वो दोनों गाड़ी मिक्स हो गई। हम कंफ्यूज हो गए कि हमें किस कार को फॉलो करना चाहिए, और हमने उस कार को फॉलो किया जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ मास्टर के कोई साइन नहीं थे। हमने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम कर नहीं पाए। सॉरी। इसी वजह से ये सब हो गया। आपका जो भी डिसीजन होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, चाहे जीना हो या फिर मरना। ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब तक ईबो ऑलरेडी एक गार्ड को शूट कर चुका था। ये सुनने के बाद ईबो अपनी मुट्ठियां बींचता है और कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ और तुम तीनों मेरे साथ आओ। ये कह के सिजुई और बाकी गार्ड्स उन्हें बो करके उठते हैं। ईबो एक कार में बैठता है और बाकी सब भी पीछे से उसे फॉलो करने लगते हैं। आधे घंटे के बाद वो वेन मेंशन के सामने आता है, जहाँ बॉडीगार्ड्स जो थे वेन के, वो ऑलरेडी माफिया किंग को देख के अलर्ट हो चुके थे। कुछ तो वहाँ से जान बचा के भाग चुके थे। ईबो गुस्से में अंदर की तरफ जा रहा था। जो भी उसके रास्ते में आता, ईबो उन सबको मारते जा रहा था। इधर अंदर वेन रूहान पीसफुली मूवी देख रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और वो जैसे ही देखता है तो देखता है कि वांग ईबो ने उसके हेड ऑफ गार्ड्स को पकड़ रखा है और उसे भी मार रहा है। उसे मारने के बाद ईबो वेन रूहान की तरफ देखता है, जहां वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उस इंसान को देख के जिसने उसकी वाइफ को हर्ट किया, उसके पेरेंट्स को मारा, जिसे देख के वेन रूहान भी डर गया था। इससे पहले कि वेन रूहान भाग पाता, ईबो उसे बहुत मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके सर से भी बहुत खून गिरने लगा था, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लगा कि ईबो तो फ्रांस में है और उसके आने के बाद वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसे भी बेहोश करने के बाद वो उसे खींच के कार में ले जाता है। 3 घंटे बाद वो लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां जान को रख के उस घर को जलाया गया था। वो घर अभी आधा ही जला था। सुजुई और उसके बाकी गार्ड्स उस वेन रूहान को उसी घर में ले जाते हैं और उसे ठीक वैसे ही बांधते हैं जैसे जान को बांधा गया था। उसकी भी बॉडी को वैसे ही फ्लोर पे धक्का देते हैं जहां जान गिर के रो रहा था। उसे भी उसी तरह कमरे में लॉक करते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के ईबो भी अपने सिगरेट के थ्रू ही वहां पे आग लगा देता है। धीरे धीरे आग से पूरा घर जलने लगता है और ईबो बस खड़ा होके इस व्यू को एंजॉय कर रहा था। ईबो अपने मन में कहता है, इसके बाद कोई भी उसकी वाइफ को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद ईबो हॉस्पिटल में जाता है, जहां वो मन में सोच रहा था कि वो अपनी वाइफ को चीयर अप करेगा। वो उसे सिंपैथी नहीं दिखाएगा। वो जान को समझाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो देखता है कि जान अभी भी पेल पड़ा हुआ है। ईबो की तो मानो सोल ही उसकी बॉडी से चली गई हो। जान को इस तरह देख के वो अपने आप को रोने से रोक ही नहीं पा रहा था कि तभी वो देखता है कि जान अपनी फिंगर्स मूव कर रहा है। वो जल्दी से जाता है और डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ जान रो रहा था और कह रहा था, डैडा, मम्मा,
वो उन्हें हक करते हुए कहता है, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये कह के जॉन उनकी तरफ देखता है जहाँ वो कहते हैं, फिर हमारा हाथ पकड़ो। जॉन उनका हाथ पकड़ लेता है। उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसकी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। वो स्माइल करता है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स का हाथ उसके हस्बैंड के हाथ में ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे करके जॉन अपनी आंखें खोलने लगता है। वो ईबो को देखता है और अपने उस ड्रीम को याद करता है और तभी उसे याद आता है उसके फादर और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, डैडा, डै डैडा। ईबो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी रोना शुरू कर देता है। तभी ईबो फिर से कहता है, रो मत प्लीज़, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए हूँ। जॉन ईबो को टाइटली हग करते हुए कहता है, मैं अपने डैडा को देखना चाहता हूँ। अब सीन यहीं से 1 साल आगे का शिफ्ट होता है, जहाँ जॉन ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। वो खुद का एक आर्ट स्कूल खोलना चाहता था, जहाँ सभी आगे आर्ट को सीख सकें। ईबो उसे हमेशा ही सपोर्ट करता है। वो दोनों एक न्यू घर में शिफ्ट हो चुके थे, जिसका नाम उन्होंने ई जॉन दिया था। जहाँ इधर सीन आता है, जॉन सोफे पे बैठ के पाउट बनाए हुए था और ईबो उसके पास आके बैठते हुए कहता है, सॉरी ना बेब, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बस बिजी था, प्लीज़ इग्नोर कर दो। पर जॉन उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, क्योंकि ईबो हमेशा कहता है कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन वो रोज रात को देर से आता है और भूल जाता है। तभी ईबो कहता है, प्लीज़ कम से कम मेरी तरफ देखो। जॉन वहाँ से उठता है और डाइनिंग टेबल पे दोनों के लिए खाना सर्व करता है और बैठ के चुपचाप खाना खाने लगता है। इस पर ईबो जॉन के बालों को रफल करते हुए कहता है, आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं घर जल्दी आऊँ। ये कह के वो स्माइल करता है। इस पे जॉन और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में ईबो की तरफ देखता है, जिसे देख के ईबो भी डर जाता है और ऑकवर्डली स्माइल करते हुए अपना खाना खाने लगता है। जहाँ खाना खाने के बाद भी जॉन चुपचाप अपने बेडरूम के लिए चला जाता है। ईबो उसे फॉलो करता है और उसे खींच के पीछे से वॉल पे पुश कर देता है और धीरे से जॉन के कान में कहता है, अगर तुम मुझे अभी भी इग्नोर करोगी तो मैं तुम्हें पूरी रात नहीं छोड़ूंगा। इस पे जॉन उसे पुश करते हुए कहता है, सेमलेस, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जॉन के पेट में तो मानो बटरफ्लाईज उड़ने लगी थी। तभी ईबो जॉन के पास जाके लेटते हुए कहता है, मैं 1 से 10 तक गिनूंगा। अगर तुमने मुझे हक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। 1, 2, 3। इससे पहले कि ईबो कुछ और कहता, जॉन उसे पीछे से हक कर लेता है और दोनों हंसने लगते हैं। ईबो जॉन के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई लव यू माई वाइफी। इस पर जॉन भी कहता है, आई लव यू टू माई हबी, प्रॉमिस करो कि तुम टाइम पे आओगे। इस पर ईबो कहता है, आई प्रॉमिस माई लव, और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब समय ऐसे ही बीतता था। जॉन घर पे रहता था और सारा टाइम घर पे ही स्पेंड करता था और ईबो अपने काम में बहुत ही बिजी हो गया था। उस घर में कोई मेड्स भी नहीं थे, क्योंकि जॉन सारा काम खुद ही करना चाहता था। वो दिन भर सारे काम करता और अपने हस्बैंड का वेट करता आने का, और जब सुबह उसकी आंख खुलती तो उसका हस्बैंड ऑलरेडी उसके पास नहीं होता था। अब ये कॉमन हो चुका था, जहाँ वो ईबो के वार्मथ को हर सुबह मिस करता था, कि तभी उसका फ़ोन बजता है और जॉन अपना फ़ोन उठाता है, जिस पे ईबो उधर फ़ोन पे कहता है, वाइफी गुड मॉर्निंग, दरअसल मुझे अर्जेंट काम था इसलिए मैं जल्दी आ गया, प्लीज़ माइंड मत करना। इस पे जॉन भी गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पे ईबो कहता है, ठीक है बाय, ओके। ये कह के ईबो किस करते हुए फ़ोन कट कर देता है। जॉन अपना काम करके ईबो के लिए लंच बनाता है और ईबो के ऑफिस जाता है। जहाँ ऑफिस में जाते ही जॉन देखता है कि ईबो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो जॉन उससे डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप वहीं जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन अपने ईयरबड्स लगा के फ़ोन चलाने लगता है,
लेकिन ईबो काम में इतना बिजी था कि उसकी नजरें ही नहीं जाती। तभी कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी आती है, जो अंदर आते ही देखती है जान को और पूछती है, आप कैसे हो? इस पर ईबो कहता है, मैं ठीक हूँ, बिना उसकी तरफ देखे। जिस पे उसकी सेक्रेटरी कहती है, मैं आपको नहीं कह रही सर, मैं तो यंग मास्टर से पूछ रही हूँ। ये सुनते ही ईबो सर उठा के देखता है तो सामने अचानक अपनी वाइफ को बैठे देख के चिल्लाते हुए कहता है, आ। इस पर जान जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद ईबो खुद को ठीक करता है और अपनी सेक्रेटरी को देखता है और कहता है कोल्ड वॉइस में, जाओ यहाँ से। ये सुन के उसकी सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। तभी ईबो जान को अपनी दोनों बाहों में भरते हुए कहता है, तुम कब आए? इस पे जान कहता है, मैं आधे घंटे से ऊपर हो गया, मुझे यहाँ आए, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ हबी। ये कह के जॉन अपना हाथ ईबो के नेक में डालता है और उसे किस कर लेता है। इससे पहले कि ईबो जॉन को किस करता, उसके पेट से आवाज़ आती है और वो एम्बैरेस हो जाता है। तभी जॉन कहता है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, और उसके बाद वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन पूछता है, क्या तुम्हारे पास वक्त है? इस पे ईबो कहता है, तुम्हारे लिए हमेशा है। तभी जॉन कहता है, तो चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और कुछ फन करते हैं। इस पर ईबो स्माइल करता है और उठते हुए कहता है, चलो चलते हैं। इस पर जॉन कहता है, अभी? इस पर ईबो कहता है, हाँ। आज ईबो खुद ही ड्राइव करता है और पूछता है, तो मेरी वाइफ ही कहाँ जाना चाहती है? इस पे जॉन कहता है, अपने हस्बैंड के साथ एक डेट पे। 2 घंटे तक कार ड्राइव करने के बाद वो लोग एक ऑर्फनेज के सामने आते हैं। जॉन अपने हस्बैंड को कंफ्यूजन में देखता है। जैसे ही बच्चे उस फैमिलियर फेस को देखते हैं तो सभी दौड़ के ईबो की तरफ आते हैं, जहाँ ईबो अपनी बाहें फैला के सभी बच्चों को हग कर लेता है। तभी सभी बच्चे पूछते हैं, अंकल ये कौन है? इस पर ईबो कहता है, ये मेरी वाइफ है। जिस पे बच्चे कहते हैं, वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। इस पर एक छोटा सा बच्चा जान के स्लीव्स खींचता है तो जान नीचे की तरफ झुकता है, जिस पे वो छोटा सा बच्चा जान के चिक्स पे किस कर लेता है और जान हंसने लगता है। वो भी ईबो को टीज करने के लिए उस बच्चे के फेस पे किस कर देता है, जिसे देख के ईबो तो जल भुन के राख ही हो गया था। उसके बाद जान ईबो को देखता है, जो कि क्यूटली पाउट कर रहा था। इस पे जान ईबो के भी चीक्स पे एक किस कर देता है, जिस पे ईबो उस बच्चे को देखते हुए कहता है, वो मेरा है। दरअसल ईबो ने ही इस ऑर्फनेज को बनाने के लिए पैसे दिए थे और वो यहाँ मंथ में एक बार आता है बच्चों के ग्रोथ को चेक करने के लिए। जान बहुत ही खुश था। वो लोग अपना पूरा समय उसी ऑर्फनेज में बिताते हैं। बच्चे जान को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से आते हैं। ऑलरेडी रात के 9 बज रहे थे। जान काफ़ी खुश था। वो सैड भी था, क्योंकि वो जानता है कि वो बर्थ नहीं दे सकता है। इसे देख के ईबो पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? जहाँ जान आंखों में आंसू लेते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। ईबो पूछता है, क्यों? इस पे जान कहता है, कुछ भी नहीं, चलो मैं भूखा हूँ। ये कह के जान खुद स्माइल करने की कोशिश करता है। अब वो लोग एक फैंसी रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ वो लोग अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वो कुछ देर रोड पे वॉक करते हैं, जहाँ जान पूछता है, ईबो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इस पर ईबो कहता है, अनलिमिटेड। ये कह के ईबो एक अंधेरे गली की तरफ जान को खींचता है और उसके वेस्ट में हाथ डाल के उसे पैशनेटली किस करता है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं। घर आते ही जान देखता है कि सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। वो जल्दी से ऊपर जाता है। ईबो कंफ्यूज हो जाता है। तभी जान जल्दी से जाके बाथरूम में भाग जाता है और ईबो भी कार पार्क करके जब मेंशन में आता है
तो देखता है कि मेंशन पूरी तरह से बलून से डेकोरेटेड है। तभी जॉन सीढ़ियों से एक वाइट लूज सी शर्ट पहन के उतरते हुए कहता है, 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे माई हबी। ये देख के ईबो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी जॉन उसके पास आता है जिसके पास एक केक था। ईबो विश करता है। ईबो विश में मांगता है, मैंने कभी भी आप पे भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी वाइफी को दीजिए। ये कह के ईबो कैंडल को ब्लो करता है और केक को कट करता है, जहाँ जॉन खुश होते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे माई लव। ये कह के ईबो जॉन को हक करता है और केक को आधा जॉन के मुंह में रखता है। उसके बाद लीन होके उसे किस करता है और उसके ही माउथ के थ्रू केक को खाता है। तभी वो पूछता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसे ऑलरेडी पता था कि जॉन क्या गिफ्ट दे रहा है। आफ्टर ऑल जॉन ने इतनी ब्यूटीफुली ड्रेस किया था। फिर वो स्मिक करता है, जहाँ जॉन की ईयर्स रेड हो जाते हैं। जहाँ जॉन बेडरूम में जाता है और बेड पे बैठ के अपने कपड़ों को रिमूव करता है और पूरा नेकेड होते हुए अपनी बाहें फैला के कहता है, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये देख के ईबो की बॉडी पूरी तरह से बर्न करने लगती है। वो जल्दी से जॉन के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। इधर ईबो जॉन को बहुत ही ज़्यादा किस करता है और उसके साथ फिर से पूरा पैशनेटली रात भर लव मेकिंग करता है। अगली सुबह जॉन की आंखें खुलती है, जहां उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। वो अपने हस्बैंड से कंप्लेन करता है, तुम एक बीस्ट हो। तुमने पूरी 11 राउंड किए हैं कल। मैं चल भी नहीं सकता। जिस पे हीबो उसे प्यार से किस करते हुए कहता है, तो फिर आराम करो। ये कह के वो नीचे आता है। तभी उसके डोरबेल पे रिंग होती है। जब हीबो डोर खोलता है तो सामने उसके फैमिली मेंबर्स थे, जहाँ सभी उसे बर्थडे विश करते हैं। ईबो भी उन्हें थैंक्स कह के अंदर बुलाता है और वो किचन की तरफ जाने लगता है, जहाँ सभी ये देख के हैरान थे, क्योंकि ईबो को साल्ट और शुगर में भी अंतर नहीं पता होगा और वो किचन में जा रहा है। इधर मदर इन लॉ पूछती हैं, जॉन कहाँ है? तो ईबो कह देता है ऊपर, और वो ऊपर जॉन को बुलाने के लिए जानती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उन्हें तो हार्ट अटैक ही आने वाला था अपने सन इन लॉ की ये हालत देख के। इधर जॉन भी कहता है, कौन है? इससे पहले कि जॉन कुछ और कहता, वो सामने अपनी मदर इन लॉ को देखता है। जॉन ने सिर्फ प्लेन वाइट शर्ट पहनी थी। उसकी हालत देख के उसकी मदर इन लॉ उसके पास जाती हैं और उसे देखते हुए पूछती हैं, क्या वो एक मॉन्स्टर है? हाँ, क्योंकि जॉन की पूरी बॉडी बाइट मार्क से भरी हुई थी और सब दिख रही थी। इस पे जॉन ऑकवर्डली स्माइल करके खड़े होने की कोशिश करता है, बट वो वापस से बेड पे गिर जाता है। तभी मिसेस वॉन्ग टेंशन में कहती हैं, अरे अरे बेटे, तुम ठीक तो हो? इस पर जॉन स्माइल करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? इस पे मिसेस वॉन्ग कहती हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं उसे ज़रूर डांटूंगी। इधर ईबो कॉफ़ी बना के हाईकुआन और मिस्टर वॉन्ग के लिए लाता है, जिस पे हाईकुआन मन में सोचते हैं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। ये सोच के वो सोच ही रहे थे, क्या उसे ईबो से कॉफ़ी लेनी चाहिए। हाईकुआन एक नज़र अपने फादर की तरफ देखते हैं, जिस पे उसके फादर एक नोट करते हैं और वो कॉफ़ी को लेके उसे पी लेते हैं। जैसे ही वो कॉफ़ी पीते हैं, वो उसे मुंह से फेंक देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो जैसे तैसे करके उस कॉफ़ी को पी लेते हैं। वो मन में सोचते हैं, क्या इसने सुबह सुबह इस कॉफ़ी में विनेगर मिला दिया है पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि हमने इसकी मॉर्निंग ख़राब कर दी। इससे पहले कि ईबो भी उनके पास बैठता, तभी उसकी मॉम आती हैं और ईबो का कान पकड़ते हुए कहती हैं, क्या तुम मेरे बेटे के साथ थोड़ा जेंटल नहीं रह सकते? इस पर ईबो कहता है, मॉम मेरे कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, आई प्रॉमिस मैं जेंटल रहूँगा।
इसके बाद वो उनके कान छोड़ देती हैं। इधर हाई कुआन और मिस्टर वोंग भी समझ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें इंटरप्ट नहीं करते। तभी ईबो कहता है, मैंने फूड ऑर्डर कर दिया है, 1 घंटे के अंदर खाना आ जाएगा। ये सुनते ही सारे के सारे एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ईबो द ग्रेट मास्टर शेफ का बनाया हुआ खाना जो नहीं खाना होगा। इधर सभी हंसते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और खाने के टेबल पे आते हैं। तभी ईबो जान को लेने के लिए जाता है, जहाँ वो जान को जैकेट पहना के शॉल उसके गले में डाल के उसे गोद में उठा लेता है। इस पर जान कहता है, मुझे नीचे उतारो, सब क्या कहेंगे। इस पर ईबो कहता है, सभी को ऑलरेडी पता है, क्योंकि मुझे मुझे सबके सामने डांटा है। ये कह के वो जान को लेके जाता है टेबल पे, जहाँ सभी जान को देख के स्माइल करते हैं। तभी सभी ईबो को बर्थडे विश करते हैं और जान ईबो को एक गिफ्ट देता है, जिसे देख के ईबो खोलता है तो उसमें एक घड़ी थी। ईबो उसे देख के कहता है, जान, ये अब तक का मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है। इसे कह के वो इसे पहन लेता है। उसके बाद सभी अपने अपने घर को जाते हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगा था। अब ईबो जान के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे एक एक दिन के गैप पे करता था, जान को थोड़ा रेस्ट दे के। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं और आज जान का बर्थडे था। जब जान की आंखें खुलती है तो आज उसका हस्बैंड उसके पास ही नहीं था। ये देख के वो सैड हो जाता है। उसके बाद जान तैयार होके अपने इन लॉज के घर जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी रखी थी। जान वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है। सभी बहुत एक्साइटेड हैं। जान केक को कट करता है और सभी को बांट देता है, लेकिन जैसे ही जान केक खाता है उसे वो केक अच्छा नहीं लगता और वो उसे फेंक देना चाहता था। वो दौड़ के जल्दी से बाथरूम में जाता है और वॉमिट करने लगता है। तभी मिसेस वोंग आते हुए पूछती हैं, तुम अब कैसा फील कर रहे हो। इस पे जान कहता है, अच्छा, बट वो केक बहुत ही गंदा था। इस पे मिसेस वोंग कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि सभी ने केक को टेस्ट किया था। केक बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन जान को वो खराब लगा। इस पे हाई कुआन पूछते हैं, क्या तुम कुछ और खाना चाहोगे। इस पे जान कहता है, नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ। ये देख के सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तो जान हैप्पी था और अभी वो अपसेट है। पर सभी एग्री कर देते हैं और जान को घर जाने देते हैं। उसके घर जाने से पहले हाई कुआन ने ऑलरेडी जान को उसका लेटर दे दिया था, जिसे जान एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो उसकी मदर का था। जान पूरे रास्ते रो रहा था। तभी ड्राइवर अचानक से कार रोक देता है। जब वो सामने कुछ देखता है, जान कंफ्यूज हो जाता है और ड्राइवर के ही डायरेक्शन में देखता है, जहां उसकी आंखें टियरी हो जाती हैं, क्योंकि रोड के बीचों बीच ये वो अपनी वाइफ का बाइक के साथ वेट कर रहा था। ये देख के जान स्माइल करता है। वो जान के पास आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के ले जाता है, जिस पे जान पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इस पे वो जान को बाइक पे बैठाते हुए कहता है, वो कुछ भी नहीं कहता। वो उसे लेके एक लग्जीरियस रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ जान बहुत सारा फूड ऑर्डर करता है। ईबो नोटिस कर रहा था कि आजकल उसका वाइफ कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गया है। उसके मूड स्विंग्स भी काफ़ी चेंज हो रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग भी करने लगा है। 1 वीक पहले वो लोग हॉस्पिटल तो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा जॉन बहुत ही ज़्यादा वीक है, शायद ये सब इसलिए हो। ईवो को उसका ध्यान रखना चाहिए। जॉन अलग अलग तरह के डिशेस को मिक्स करके खा रहा था, जिसे देख के सभी वियर्ड फेस बना रहे थे। तभी ईवो पूछता है, बेबी क्या तुम ठीक हो। इस पे जॉन सैड हो जाता है। इससे पहले कि जॉन उसे बताता कि जॉन की नज़र ब्लैक कॉफ़ी पे जाती है, जिसे लेके जॉन पी लेता है और उसे अब थोड़ा बेटर फील होता है। ये देख के ईवो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जॉन को ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी
और उसने गलती से अगर पिया होगा तो वो वोमिट कर देगा। तभी ईबो पूछता है, क्या तुम्हें कोई डिज़र्ट चाहिए? इस पे जान कहता है, नहीं, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। उसके बाद ईबो जान का हाथ पकड़ के उसे रेस्टोरेंट के गार्डन में ले जाता है, जहाँ नज़ारा देख के जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड पिछले 2 दिन से इसी काम में बिजी था। जहाँ ईबो अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है, हैप्पी बर्थडे माई वाइफी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पार्टनर बनोगे? वो डायरेक्टली उसकी आंखों में देखता है, जहाँ जान की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो बहुत ही खुश था। सभी लोग उन्हें देख रहे थे और वो लोग उन्हें चीयर अप भी करते हैं, जहाँ जान यस कहता है। और जान के यस कहते ही बहुत सारे बलून्स हवा में उड़ने लगते हैं। ये व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ईबो कहता है, आई लव यू। और जान भी अपने हस्बैंड को हक करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई हस्बैंड। वो लोग घर पे आते हैं, जहाँ ईबो जान को अनड्रेस करने लगता है। तभी ईबो कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया है। ये कह के ईबो जान की बेली को टच करता है। जान इस पे नोट करता है और विंडो की तरफ चला जाता है, जहाँ पे ईबो उसे फॉलो करता है और किस करते हुए पूछता है, क्या हुआ? इस पे जान कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ओल्ड काऊ यंग ग्रास को खा रहा है। ये सुनते ही ईबो स्पीचलेस हो जाता है। वो जान को छोड़ के बेड की तरफ चल जाता है, जहाँ जान हंसते हुए कहता है, सॉरी। ये कह के लेकिन ईबो तो इरिटेट हो चुका था उसकी वाइफ को उसे ओल्ड काऊ कहने पे। तभी जान ईबो के पास जाता है, जहाँ उसके हाथ में कुछ था। वो उसे ईबो के सामने ले जाते हुए कहता है, इसे देखो। और वो अपने हस्बैंड को किस करने लगता है। जान ने कभी भी ईबो को खुद से किस तो नहीं किया था। ये देख के ईबो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गए हो। ये कह के वो जान को अपनी लैप में बैठाता है। तभी ईबो जान को इंटीमेट टचेस करने लगता है। इस पे ईबो जान कहता है, ये मत करो। ये सुनते ही ईबो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। तभी जान ईबो के लैब से उठते हुए कहता है। इस पे ईबो घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जान एक डीप ब्रेथ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, हबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो उसे प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्टेक है वो दिखाता है। ईबो को यकीन ही नहीं होता है। तभी वो पूछता है, ये कैसे हो सकता है? इस पे जान हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। तभी ईबो बोलता है, बट डॉक्टर ने तो कहा था कि। इस पे ईबो गुस्से में उठता है और कहता है, डॉक्टर, उसने झूठ क्यों बोला? और वो डॉक्टर को कॉल भी कर देता है, जिस पे डॉक्टर डरे हुए आवाज में कहता है, आपकी वाइफ ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में किसी को नहीं बताना है। अब ईबो कंफर्म था कि उसकी वाइफ सच में प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो दौड़ के अपनी वाइफ के पास आता है और उसे हक कर लेता है और उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता है और पूछता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। इस पे जान कहता है, मुझे शर्म आ रही थी कि अगर मैं तुम्हें बताता और तुम मुझ पे हंसने लगते तो। इस पे ईबो जोर से हंसने लगता है। इस पे जान कहता है, देखो तुम हंस रहे हो। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि जॉन प्रेग्नेंट था, इसलिए वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया था। तभी ईबो कहता है, अरे अरे नहीं, तुम्हारा रीज़न फनी था। ये कह के वो उसकी बेली को भी हक कर लेता है। तभी ईबो कहता है, बेबी, अपनी मॉम को हर्ट मत कहना। ये कह के ईबो काफ़ी इमोशनल हो गया था। उसके बाद अगले दिन ईबो एक पार्टी थ्रो करता है, जहाँ वो सभी को ये अनाउंस करता है। वो लोग बहुत ही खुश थे। टाइम ऐसे ही बीतने लगा था, जहाँ जॉन ईबो को बहुत ही परेशान करने लगा था और ईबो हैप्पीली सब कुछ करता था। और देखते देखते ही फाइनली जॉन ने एक बेबी बॉय को बर्थ भी दिया था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, जहाँ जॉन ने उसका नाम वांगजी रखा था।
जॉन अपने कमरे में था और अपनी बेबी को मिल्क फीड करा रहा था, जिसे देख के ईबो उसे टीज करते हुए कहता है, बेबी मैं भी हंग्री हूँ। ये सुनते ही जॉन का फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, जाओ और पहले बात ले लो। वो लोग अभी न्यूली पेरेंट्स बने थे, उन्हें बच्चे को पालने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, लेकिन वो लोग उसे अच्छे से पालते हैं। वो लोग अब अपने इन लॉज के घर पे शिफ्ट हो गए थे, जहाँ मैडम वोंग अच्छे से अपने ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखती थी। वक्त ऐसे ही बीतने लगा था, जहाँ जॉन और ईबो के ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके थे। तभी एक शाम जब ईबो अपने ऑफिस से आता है तो देख जहाँ एक शाम ईबो जब ऑफिस से आता है तो आयुआन उसके पास आके कहता है, डैड आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या हमारे भाई बहन के बारे में? इस पर ईबो कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारी मॉम ही नहीं चाहती हमारा कोई और बेबी आए। इस पे आयुआन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉम ने कहा है कि वो एक सिस्टर चाहती हैं, लेकिन आप उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे हो। ये सुनते ही जॉन के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ देखने लगता है, जहाँ ईबो ये सुन के स्मिक करता है। और यहीं पे इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया हो। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद एक वन शॉट शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने कमेंट में ओपिनियन ज़रूर देना कि मुझे वन शॉट वांगशियन लाना चाहिए या फिर शांग वांग। ओके, टेक केयर, बाय।